स्वागत है आप सभी का मेरी अनदर यूट्यूब वीडियो में। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन से लेकर लैक उपरन तक का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए चैनल। नाउ स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो आप हमें पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए आरएनए प्रोटीन में ट्रैवल कर देती है। तो जो डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो जो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसकी जो एक स्ट्रैंड होती है, जैसे डीएनए है, ये दो स्ट्रैंड है इसकी, इनमें से कोई एक स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगी और वो बनाएगी हमारा आरएनए। तो एक सिंगल स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, तो और वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी की हेल्प से बनता है। जैसे कि अगर यहाँ पर सीक्वेंस में ए टी जी सी है, तो वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से हमारा आरएनए बनता है। नाउ इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। हमने बात कर ली अभी। अब बोथ स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी तो क्या होगा, हमें ये पढ़ते हैं। तो अगर बोथ स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी तो उसमें क्या होगा, आरएनए मॉलिक्यूल भी क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रोटीन के लिए कोड करे, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। और अगर वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, और अगर कोई एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, अगर वो दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड कर देगा, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है ना, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मतलब कि इसलिए अपन दोनों स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की, उससे हम आरएनए नहीं बना सकते, हम एक स्ट्रैंड को लेते हैं। वरना जो प्रोसेस होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होता है एक तरह से। तो और ये एक फ्यूटाइल वन है ये प्रोसेस, मतलब कि एक खराब प्रोसेस हो जाती है एक तरह से। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है हमारी। ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये दो डीएनए की स्ट्रैंड्स है, ये 5-3 और ये ऊपर वाली 3-2 सॉरी, ऊपर वाली 5-3 और इधर नीचे वाली बी 5-3। तो ये इधर से ऐसे ऐसे होगी, है ना। अपोजिट एंटी पैरेलल होगी ये स्ट्रैंड। तो यहाँ पर प्रोमोटर होता है, या बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एंड में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। अब हम आगे पढ़ने आ रहे हैं कि इसकी क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या होता है। तो एक तो प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर, हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। नाउ डीएनए में क्या होता है, दो स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलरिटी। हमें पता ही है कि दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलरिटी होती है। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो इस पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करता है। मतलब कि वो इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करता है, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको। कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और रेप्लिकेशन को कौन स्टार्ट करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डिफरेंस है इनका। और ये 5-3 में पॉलीमराइजेशन करता है, अब सबको पता ही है। अब जो तो फिर जो स्ट्रैंड है, जो 3-5 वाली पोलरिटी की है, उसी के सामने तो बनेगा ना 5-3। उसी के सामने एंटी एंटी पैरेलल हमारी स्ट्रैंड बनेगी, जो होगी हमारी 5-3। तो जो जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो हमारी आरएनए बनाएगी, वो कौन सी होगी? 3-5 होगी, क्योंकि उसी के सामने 5-3 स्ट्रैंड हमारी होगी। जो कि हमारे 3-5 टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, तो इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो अदर स्ट्रैंड है जिसकी पोलरिटी 5-3 है, वो आरएनए की तरह ही उसकी पोलरिटी होगी। उसमें आरएनए की तरह ही सीक्वेंस होगा, क्योंकि वो एंटी पैरेलल है ना एक तरह से। इसलिए बस उसमें डिफरेंस क्या होगा कि थाइमिन की जगह उसमें यूरासिल प्रेजेंट होगा। जैसे डीएनए में अगर थाइमिन प्रेजेंट है 5-3 में, तो यूरासिल प्रेजेंट होगा हमारे आरएनए में। तो ये हमारे डिफरेंस होगा। और जो और इसमें क्या बोला है कि जो जैसे एक तो होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो आरएनए बनाती है, और एक है जो नहीं नहीं बनाती आरएनए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। बड़ा स्ट्रेंज नाम है ये, कि क्योंकि ये किसी भी आरएनए के लिए कोड नहीं कर रहा, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। और जो कोड कर रहा है उसका नाम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। नाउ ये सीक्वेंस दे रखा है, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3-5, और ये 5-3 वाली क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। और ये 3-5 वाली के सामने 5-3 हमारा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हेल्प से। तो ये हमारे प्रोमोटर वगैरह से पढ़ते हैं अब हम। तो प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जो होते हैं, ये क्या करते हैं? फ्लैंक करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को, मतलब कवर करते हैं एक तरह से, क्योंकि इनके बीच में आता है स्ट्रक्चरल जीन। क्योंकि ये रहा हमारा प्रोमोटर, ये प्रोमोटर रहा, और ये हमारा क्या है? टर्मिनेटर है। ये हमारा क्या है? टर्मिनेटर है। और इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा क्या? स्ट्रक्चरल जीन। तो ये फ्लैंक कर रहे हैं, तो एक तरह से कवर कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन को। नाउ प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड अपस्ट्रीम, यानी कि ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो और ये जो जो प्रमोटर जो हमारा होता है वो 5 एंड की तरफ होता है स्ट्रक्चरल जीन के।
ये प्रमोटर है और नीचे ये 5 डैश एंड है, और ये जो रेफरेंस लिया जाता है ना कोडिंग स्ट्रैंड का लिया जाता है। देखो देखो ये नीचे वाले जो स्ट्रैंड है ना, जिसका ये 5 डैश एंड है, वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और कोडिंग स्ट्रैंड की जो 5 डैश एंड है उस पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड का 3 डैश एंड होता है उस पे हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। नाउ आगे, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 डैश एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ये बात कर ली हमने अभी। तो इस तरह से ये होता है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, तो जीन जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। हम सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़ता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन होता है। और जीन्स जो होता है वो डीएनए में लोकेटेड होता है। अब अगर हमें किसी जीन को डिफाइन करना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोड करता है फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन है जीन, यहाँ पे ऑल्सो वर्ड लिखा है, मतलब कि एक बार लाइन पढ़ो कि डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन, मतलब कि एमआरएनए वाला है, एमआरएनए बनाएगा अगर डीएनए सीक्वेंस तो वो भी जीन कहलाएगा, वो डीएनए सीक्वेंस भी। तो जो डीएनए सीक्वेंस एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है। मतलब बहुत से जीन ऐसे होते हैं ना जो जो हमारे क्या बनाते हैं, आरएनए बना देते हैं, लेकिन उससे प्रोटीन नहीं बन पाता, तो वो हमारे सिस्ट्रॉन नहीं कहलाते। लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन का ही फॉर्मेशन कर दे आगे जाके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है कौन, सिस्ट्रॉन। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर हम ये मोस्टली यूकारियोट्स में जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ना, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब वो एक ही उसमें जो सिस्ट्रॉन होता है जो हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया प्रोकारियोट से मिलता है हमारे। नाउ जनरली यूकारियोट्स में जो जीन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्प्लिट जीन होते हैं। अब स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है, इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं इस जीन में, एक तो होता है एक्सॉन और एक होता है हमारा इंट्रॉन। अब एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन आर सेट टू दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो एक्सॉन जो होता है वो सीक्वेंस होता है जो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए जो होता है उसमें मिलता है। और एक्सॉन जो है बीच बीच में इंटरप्ट होता है इंट्रॉन से। जैसे कि ये मान लो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ये हमने स्ट्रक्चरल जीन लिया इसमें, तो इसमें बीच बीच में हमारे एक्सॉन भी प्रेजेंट होंगे, बीच बीच में हमारे इंट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, फिर हमारा एक्सॉन प्रेजेंट होगा। इस तरह से सेम ही कलर से बना रहा हूँ लेकिन समझ जाना है ना। तो एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, ई से एक्सॉन मान लो, आई से क्या मान लो, इंट्रॉन इंट्रॉन मान लो, सॉरी, और ये एक्सॉन। तो इस तरह से ये एक्सॉन जो होते हैं बीच बीच में इंटरप्टेड होते हैं बाय इंट्रॉन्स। नाउ इंट्रॉन्स जो है इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है जो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं मिलते। तो ये अब इस तो फिर ये होते क्यों है, ये बस कॉम्प्लिकेट करते हैं एक तरह से प्रोसेस को, और ये कॉम्प्लिकेट करते हैं प्रोसेस को, और ये द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। नाउ थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस क्या होते हैं, एक तो होता है एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए होता है, और एक होता है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। नाउ ऑल द थ्री आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तीनों के तीनों आरएनए को क्या करना पड़ता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना पड़ता है। एमआरएनए जो होता है वो कैसे, तीनों मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, तो कैसे करते हैं ये, किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं वो देखते हैं हम एक बार। ट्रांसलेशन में तो हम वैसे पूरा देखने वाले हैं। नाउ एमआरएनए जो होता है वो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, उसके ऊपर जो होता है हमारा राइबोसोम आके बाइंड होता है एमआरएनए के ऊपर, तो वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है एक तरह से एमआरएनए। और जो टीआरएनए होता है ये अमीनो एसिड को लाता है, अमीनो एसिड को लाता है जो जेनेटिक कोड को रीड करता है, क्योंकि जो एमआरएनए होता है ना उस पे हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है, अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है, तीन नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडन बनाता है। तो इस तरह से होता है, तो उसको टीआरएनए ला के अमीनो एसिड लाता है और उस कोड को रीड करता है, जेनेटिक कोड को। और आरआरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है, सॉरी, स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है, और कैटालिटिक रोल जो है उसमें हेल्प करता है, जैसे कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है एक तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस में। जैसे 23S आरआरएनए ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करता है इस प्रोसेस में। नाउ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को, इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। सारे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ये अकेला एंजाइम कराता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। देख ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करता है, तो ये यहाँ पे जैसे हमें प्रोमोटर दिख रहा है 5 डैश एंड पे से प्रोमोटर होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यहाँ पे
ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये ओवल शेप में से दे रखा है जो, ये आके प्रमोटर से बाइंड होता है। इसमें सिग्मा वगैरह क्या लिखा है अभी हम समझेंगे अभी। सिग्मा फैक्टर का इसको जरूरत पड़ती है प्रोसेस को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में। तो हमारा जो तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से बाइंड करता है और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। और टर्मिनेटर पे अगर जैसे टर्मिनेटर पे आता है ना, तो वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, अपना आरएनए वहाँ पे बन जाता है। इस तरह से होता है काम, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट, जो हमें क्या प्रोवाइड कर जो पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में। इस तरह से काम करता है ये, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन पॉलीमराइज करता है आगे, और इसको जरूरत होती है किसकी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की एज अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह ही काम करता है, ये याद कर लेना इस चीज को। और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो उसके सामने, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो उसके सामने एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हेल्प से आरएनए बनता है हमारा। तो ये क्या, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स करता है और कंटिन्यू करता है इलोंगेशन को अपने। और फिर उसके बाद ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, और ये रिमेन्स, ये ठीक है। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है, तो जो नेसेंट आरएनए है वो फॉल्स ऑफ, यानी वो नीचे गिर जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज भी गिर जाता है नीचे, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, तो वो उसने आरएनए बना दिया अपना, तो आरएनए बन जाता है इस तरह से, और आरएनए पॉलीमरेज भी का काम खत्म हो जाता है, वो भी चल जाता है। तो इस तरह से टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से कंप्लीशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता क्या है, पहली बात तो आरएनए पॉलीमरेज आता है, और वही कैपेबल होता है किसमें, कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन में। इलोंगेशन प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज ही करता है, और इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। सबसे ये इनिशिएट कैसे करता है प्रोसेस को, प्रोमोटर से बाइंड होता है, और ये सिग्मा से पहले बाइंड होता है, फिर ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, प्रोमोटर से बाइंड होते हैं। और टर्मिनेशन फैक्टर के लिए इसको रो की जरूरत पड़ती है आरएनए पॉलीमरेज को। तो सिग्मा फैक्टर तो किसमें काम आता है, इनिशिएशन में काम आता है, और जो अपना रो फैक्टर है वो किसमें काम आता है, टर्मिनेशन में काम आता है। नाउ इस तरह से हमारा ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है इन बैक्टीरिया, सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। तो बैक्टीरिया में एमआरएनए जो होता है, प्रोकारियोट जो होते हैं हमारे, प्रोकारियोट वगैरह क्या होते हैं, प्रोकारियोट। तो प्रोकारियोट में क्या होता है, हमारे एक्सॉन इंट्रॉन का लफड़ा नहीं होता, मतलब कि इसमें इंट्रॉन वगैरह से प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, किसको, एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसा का वैसा ही ट्रांसक्रिप्ट होके आ जाता है। मतलब लेकिन इसमें क्या और इसमें ट्रांसलेशन भी बिगेन हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये जो होता है, हमारे जो प्रोकारियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग तो होते हैं नहीं, उसमें दोनों के बीच में सेपरेशन प्रेजेंट होता है नहीं, सेम कंपार्टमेंट में दोनों होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा अ, हमारा जो एमआरएनए बन के तैयार होता है, वो हाथों हाथ हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी करता है, किसमें, प्रोकारियोट में। तो इस तरह से काम होता है। लेकिन जो यूकारियोट है उसमें दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है। उसमें एक तो हमारा पूरा प्रोसेस्ड आरएनए बनाना पड़ता है पहले हमें, क्योंकि वो इन प्रोसेस, मतलब कि पूरा प्रोसेस होता नहीं है पहले, तो वो एच एन आरएनए बनता है पहले, सबसे पहले जो डीएनए से जो आरएनए बनता है ना यूकारियोट में, उसमें सबसे पहले एच एन आरएनए बनता है। तो उसको पहले हमें प्रोसेस करके एमआरएनए बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर वो न्यूक्लियस से, क्योंकि ये न्यूक्लियस से में बन रहा है सब डीएनए, तो न्यूक्लियस में होता है यूकारियोट में, प्रोकारियोट में तो नहीं होता, उसमें तो साइटोसोल में होता है। तो यूकारियोट में डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में हमारा आरएनए बनकर तैयार हुआ। अभी आरएनए सबसे पहले प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद ही किस में जाएगा, साइटोसोम साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, वहां पे ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है किसमें, यूकारियोट्स में। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो अलग अलग टाइप टाइप के होते हैं। क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है हमारे किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। नाउ आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो क्या करता है, आरएनए को बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है 2, एक होता है 3। तो ये 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग 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 आरएनए बनाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, वो आरएनए बनाता है। ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में। तो आरएनए बनाता है, जो कौन कौन से आरएनए बनाता है, तो वो बनाता है 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए, और हमारा 5.8 एस आरएनए। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि सबके आखिरी में 8 आ रहा है, 28, 18 में भी 8 आ रहा है, लास्ट में 5.8 में भी 8 आ रहा है, 5.8 एस में। तो ये 3 आरएनए कौन बनाता है, हमारे आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करता है, टी आरएनए को बनाता है, और 5s आरएनए और एस आरएनए को बनाता है। तो इसमें हमारा मेन, जैसे हम देखते हैं, एक ट्रिक होती है एस टी समझ लो, एस टी एक ट्रिक होगी मान लो। तो इसमें क्या होता है, टी आर एन ए
एस टी में टी आर एन ए आ गया, और 5s आर एन ए, और हमारा क्या होता है एस एन आर एन ए, एस में एस एन आर एन ए भी आता है। तो ये 3 आर एन ए क्या बनाता है हमारा आर एन ए पॉलीमरेज, मतलब कौन बनाता है, आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है इन तीनों को। और एस एन आर एन ए की फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो क्या बनाता है हमारा, वो प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए तो डायरेक्ट बनता नहीं है यूकारियोट में, पहले प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए बनता है जिसे हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। तो वो कौन बनाता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज वन जो होता है वो क्या करता है हमारा आर आरएनए बनाता है। और कौन कौन से आर आरएनए बनाता है, 28s 18s और 5.8s, तीनों के आखिरी में 88 आ रहा है। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो टीआरएनए बनाता है, 5s आरआरएनए बनाता है और एसएनआरएनए बनाता है। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जिसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं, ये पहले बनता है। फिर इसमें प्रोसेसिंग होती है तब जाके फिर एमआरएनए बनता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। अब हम पढ़ने आ रहे हैं स्प्लाइसिंग वगैरह सब क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सोन एंड इंट्रॉन। तो हमने पढ़ा कि जो डीएनए से डायरेक्ट जो हमारा आरएनए बनता है उसमें एक्सोन भी होते हैं, उसमें इंट्रॉन भी होते हैं, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं उसमें, बीच बीच में इंट्रॉन होंगे एक्सोन के, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं काफी सारे। तो उसको इंट्रॉन को हटाना पड़ता है हमें और एक्सोन को जोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग नाम की प्रोसेस करते हैं। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इसमें इंट्रॉन को हटा देते हैं हम और एक्सोन को ज्वाइन करते हैं इन डिफाइनाइट ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, जो एचएनआरएनए जो हमारा बना, जिसे हम बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, वो करता है हमारा एडिशनल प्रोसेसिंग करता है सबसे पहले। तो वो कैपिंग और टेलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक न्यूक्लियोटाइड होता है ये, इसकी कैपिंग होती है। कहाँ पे होती है ये, 5 डैश एंड ऑफ एचएनआरएनए पे होती है। और जो टेलिंग होती है वो 3 डैश एंड पे होती है। और इसमें क्या होता है टेलिंग में हमारा क्या होता है 200 से 300, 200 से 300 जो हमारे एडिनाइलेट, यानी कि एडिनिन जो होते हैं उनके रेसिड्यू जो होते हैं वो 200 से 300 हमारे टेलिंग में जुड़ते हैं, पीछे पूंछ बनाते हैं एक तरह से 3 डैश एंड पर। इस तरह से हमारी क्या होती है, कैपिंग होती है 5 डैश एंड पे, टेलिंग होती है 3 डैश एंड पे। और फिर उसके बाद क्या होता है स्प्लिट जीन। अब ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, यानी कि जो हमारे एंशिएंट फीचर, मतलब कि जो पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे उनमें भी क्या होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ही होता है। तो इसमें ये हमारा रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, यानी पास्ट, एंटिक्विटी मतलब पास्ट, तो ये पास्ट की याद दिलाता है हमें। तो यानी कि हम इवॉल्व हुए हैं छोटे जानवर जो है उनसे, क्योंकि उनमें भी इंट्रॉन होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग जो है वो आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आरएनए आरएनए इस प्रोसेस में। एक इसमें क्या होता है, एक एचएनआरएनए होता है हमारा, एचएनआरएनए, एचएन लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है हमारा एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए को मैं एम ही लिख रहा हूँ, समझ जाना, चलो पूरा लिख देता हूँ एमआरएनए। तो ये एमआरएनए बनाता है हमारा एचएनआरएनए। और ये किसकी प्रेजेंस से बनाता है, तो एक एसएनआरएनए हमने पढ़ा था ना जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, तो उसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है हमारी। तो तीनों जगह आरएनए ही है, सबस्ट्रेट भी आरएनए है, प्रोडक्ट भी आरएनए है, और हमारा जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है वो भी क्या है, हमारा आरएनए है। तो इसलिए आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं, हम जेनेटिक कोड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now, during replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. तो replication और transcription प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। और ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। इनमें ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी की हेल्प से होते हैं, कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होती है उससे एक से दो बन जाते हैं रेप्लिकेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी की हेल्प से बनते हैं। नाउ ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे कि हमारा जो आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन में, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा आरएनए। तो वो क्या सिंथेसाइज करता है, हमारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन को पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं हमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और अमीनो एसिड का तो क्या ही कनेक्शन है। तो इसमें कोई हमारी कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं होती, ना इधर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट नहीं होती। Now, determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, but जो प्रोपोजिशन और डेसिफर करना है, जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करना है, वो मोर चैलेंजिंग था। तो जेनेटिक कोड को कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसको हम देखते हैं आगे। तो एक जॉर्ज गैमो था जो एक फिजिसिस्ट था, उसने दिया था हमारा जेनेटिक कोड कि कितने हमारे जो होते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं,
और 20 अमीनो एसिड से कितने हमारे कोडोन जुड़ते हैं, तो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं 64 कोडोन्स। तो ये हम पढ़ते हैं आगे कि इसने कैसे काम किया था। वो काम ज़्यादा समझने की वैसे ज़रूरत है नहीं अपन को। तो हमारे आपको सबको पता है कि 4 बेस होते हैं। एक तो हमारा होता है एडेनाइन, गुआनिन और साइटोसिन, और डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो हमारा होगा यूरासिल। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेस है। और ये 4 नाइट्रोजनस बेस को हमको अलग-अलग ऑर्डर में जमाना है, जिससे क्या हो कि हमारे 20 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे क्या होता है, ये 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारा एक होता है, हो जाता है हमारा यूयूयू, जो हमारा फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस तरह से कोडोन होते हैं। तो इस तरह से 64 कोडोन होते हैं हमारे, 64 कोडोन, जो हमारे 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये जो कोडोन है, इन्होंने प्रूफ दिया था कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट है। और ये केमिकल मेथड, एक हरगोबिंद खुराना एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप करी थी, जिसमें क्या किया था इन्होंने, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए थे इन्होंने। मतलब कि सिंथेसाइज किया था उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स को विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इन्होंने आरएनए बनाया था जो होमोपॉलीमर था एक तरह से, और कोपॉलीमर था। तो इन्होंने आरएनए पॉलीमर बनाया था, किसने, ये याद कर लो, किसने, हरगोबिंद खुराना ने, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। और मार्शल्स निरनबर्ग ने क्या किया था, पे सेल फ्री सिस्टम की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस किया था। तो ये भी याद कर लो कि निरनबर्ग और हमारे जो हरगोबिंद खुराना है, उन्होंने क्या बनाया था, हमारा प्रोटीन ये सिंथेसिस किया था। और इन्होंने फाइनली हेल्प करी थी किसको, कोड को डेसिफर करने के लिए, यानी कोड को रीड करने के लिए। अब एक सेवरो ओक्वा एंजाइम होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जिसे हम बोलते हैं, ये हेल्पफुल होता है पॉलीमराइजिंग आरएनए को, आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए हेल्पफुल होता है सेवरो ओक्वा एंजाइम इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो एंजाइम की हेल्प से आरएनए का सिंथेसिस करना, तो वो बताया था उन्होंने, और सेवरो ओक्वा एंजाइम की हेल्प से किया था। तो ये याद करने का पैराग्राफ था, उसमें ज़्यादा समझना नहीं था कुछ। इससे वैसे इतने क्वेश्चन आते भी नहीं नीट में। अब ये हमें टेबल दे रखी है 64 कोडॉन्स की, और वो कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये टेबल है। अब इसमें क्या है, सारे तो याद करने इतने पॉसिबल है नहीं, तो फिर जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको सारे याद करने तो वो भी कर सकते हो आप। तो एक तो है यूयूयू, जो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। एक यूयूसी, वो भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। और एक होता है एयूजी, इसे हम स्टार्ट कोडन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें स्टार्ट कोडन यानी कि सबसे पहला कोडन बस यही होता है, जो मिथियोनिन को कोड करता है। एक होता है हमारा जीयूजी, जो हमारा वेलिन को कोड करता है। सीसीयू, सीसीसी, सीसीए और सीसीजी, ये चार सीसी वाले ये है जो है ना, ये प्रोलीन को कोड करते हैं, प्रोलीन को, प्रो से प्रोलीन। नाउ ये यूएसी जो होता है, यूएसी, एसी से याद करना, यूएसी टायरोसिन को कोड करता है। और ये यूजीयू और यूजीसी, यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है, और एक यूजीयू, इनसे याद कर लेना कि सिस्टीन को कोड करते हैं ये दोनों। अब 3 हमारे स्टॉप कोडन होते हैं, जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं नहीं, उनको हम स्टॉप कोडन बोलते हैं, क्योंकि वो जो है, जैसे हमारी एक चेन बनती आ रही है पॉलीपेप्टाइड की, तो उसको हम टर्मिनेट भी तो करेंगे ना कोई जगह पे। तो टर्मिनेट करने का काम कौन करते हैं, स्टॉप कोडन करते हैं। वो किसी के लिए कोड नहीं करते, वो टर्मिनेट करने का काम करते हैं एक तरह से। तो स्टॉप कोडन 3 होते हैं। एक तो होता है यूएए, जिसे हम बोलते हैं उआ, और यूएजी, जिसे हम बोलते हैं उग, और यूजीए, जिसे हम बोलते हैं उगा। उआ, उग, उगा, ये इस ट्रिक से याद करना, उआ, उग और उगा, ये 3 हमारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडन होते हैं। और जी जी वाले जितने भी है ना, जी जी वाले, ये क्या होता है, ग्लाइसिन कोड करते हैं। जी जी जी, जी जी ए, जी जी सी और जी जी यू, ये ग्लाइसिन को कोड करते हैं हमारे, ग्लाइसिन को। तो ये जी जी, जी से ग्लाइसिन, जी से जी जी से ये, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है। नाउ द कोडोन इज ट्रिपलेट, ये हम फीचर ऑफ जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसमें क्या है, जो कोडोन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट नेचर का होता है। ट्रिपलेट नेचर का हमने पढ़े कि 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे कि ए, और एक होता है हमारा यू, एक होता है हमारा क्या, जी। तो इस तरह से 3 कोड अमीनो, 3 हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो मिलके एक कोडन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोडन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। नाउ 61 कोडन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं 64 में से, 64 में से। लेकिन जो 3 कोडन होते हैं वो किसी के लिए कोड नहीं करते, उसे हम स्टॉप कोडन बोलते हैं। और जो अमीनो एसिड है वो बहुत ज्यादा अलग अलग कोडोन से भी कोड हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये जो है हमारा यूयूसी, ये 2 अलग अलग कोडोन मिलके फिनाइल, एक सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, जिसे हम फिनाइल एलानिन बोलते हैं। ये यहाँ पे सीसीसी, प्रोली, सीसीसी, सीसीयू, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तो इससे इसको हम बोलते हैं डीजनरेट प्रॉपर्टी।
तो ये जो कोड है वो हमारा क्या है, डीजेनरेट है, मतलब कि एक अमीनो एसिड जो है वो मोर देन वन कोडोन के द्वारा कोड हो सकता है। नाउ अ कोडोन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कंटीग्युअस फैशन। अब कोडोन जो टीआरएनए आके कोडोन को, जैसे ये इसमें ये तीन कोड सेट है, एक सेट है तीन अमीनो, तीन नाइट्रोजन स्पेसिस का, ये दूसरा सेट है। तो इस तरह से जो टीआरएनए आता है और अमीनो एसिड को लेके आता है और इन कोड को रीड करता है, तो ये कंटिन्यूअस फैशन में रीड करता है, कोई बीच में रुकता नहीं है ये। तो जो कोड है वो हमारा विदाउट एनी पंचुएशन, नो पंचुएशन के रीड होता है कंटिन्यूअस फैशन में। और जो कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, किसी में भी जो अमीनो एसिड यू है ना, वो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा, और जो AUG है वो हमारा किसके लिए कोड करेगा, मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। तो इस तरह से हमारे जो एक कोडोन है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, लेकिन जो एक अमीनो एसिड है वो मोर देन वन कोडोन के से कोड हो सकते हैं। एक लाइन है, इसको समझना। नाउ सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल और प्रोटोजोन कोडोन्स में। वहां पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जहाँ पे एक जो कोडोन है वो दो अमीनो एसिड को या दो से ज्यादा को कोड कर रहा है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन तो देखो हर जगह आते हैं। तो वहाँ यही बात है यहाँ पे। अब जो AUG है हमारा, वो क्या होता है, इसकी डुअल फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, जिसे हम MET शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और एक ये इनिशिएटर कोडन यानी स्टार्ट कोडन की तरह काम करता है। नाउ उआ उग और उगा, उआ उग और ये उगा जो है, ये हमारे स्टॉप कोडॉन्स है। नाउ ये AUG, अब हमने ये दे रखा है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दे रखा है, कोडॉन्स दे रखे हैं हमें, अब हमें बताना है कि कौन कौन सा अमीनो एसिड आएंगे। तो बताते हैं, वेरी सिंपल सा ये है। AUG किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। तो ये इसके सामने क्या आ जाएगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड आ जाएगा, मिथाइल अमीनो एसिड। इनके सामने क्या आएगा, फिनाइल एलेनिन आएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देता हूँ। यूयूसी के सामने भी क्या आता है, फिनाइल एलेनिन आता है। ये भी यूयूसी है तो फिनाइल एलेनिन आएगा। यूयू के सामने क्या आता है, फिनाइल एलेनिन आता है। ये भी यू वही है। सबके सामने, इनके सामने क्या आ रहा है, फिनाइल एलेनिन आ रहा है। ये सिंपल एग्जांपल है एनसीईआरटी का। देखो ये चेन, मेथियोनिन फिनाइल एलेनिन वगैरह ये सब जोड़ रखे हैं इस तरह से। ये इस तरह से हमारी क्या बन गई, एक अमीनो एसिड की चेन बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। नाउ अगला टॉपिक क्या है हमारा, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है, एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन जैसे हम ये है, जैसे ये मान लो एक ट्रिपलेट है, कोडोन है, मतलब एक कोडोन है, और एक मान लो ये दूसरा कोडोन है, और एक और मान लो कि ये एक तीसरा कोडोन है। समझने के लिए एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया, इसमें चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन। जैसे कि कोई यहाँ पे एक बीटा, जैसे कि होती है बीटा ग्लोबिन चेन होती है एक, उसमें अगर अपन एक अमीनो एसिड को चेंज कर दे, जैसे वहां पे एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामेट, जैसे एक कोडन मान लो वहां पे कोई सा भी है, तो वो एक, मतलब वो कोई ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन अपन ने क्या किया, अमीनो एसिड को चेंज कर दिया और वेलिन अमीनो एसिड को कोड करने वाला हमने बना दिया उसे। तो ग्लूटामेट से वेलिन अमीनो एसिड को कोड कोड करेगा बीटा ग्लोबिन चेन में। तो वो, उसमें क्या होती है, बीमारी आ जाती है, एक डिजीज कंडीशन अरेज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि एक बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है अमीनो एसिड की, उसमें अगर हमने ग्लूटामेट की जगह वेलिन अमीनो एसिड कर दिया, तो उसमें हमारा एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनेमिया। इसमें जो आरबीसी का शेप है ना, वो सिकल शेप हो जाता है, मतलब एक सिकल जो फार्मर्स लेते हैं ना सिकल, उस शेप का हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, मैं इसको समझता हूँ, समझते हैं मतलब। तो इसमें दे रखा कि पहले इन्होंने एक बीच में एक अमीनो, एक नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। इसमें नाइट्रोजन बेस मतलब राम हैज रेड केप, इस तरह से मतलब कुछ भी बना दिया इन्होंने अपने मन से, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है इस तरह से कोई नाइट्रोजन बेस। तो हमें इसे दिखा दिया, तो उसमें इन्होंने पहले बी जोड़ा, तो उससे हमारा क्या, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज आ गया। पहले यहाँ पर रेड था थर्ड पे, यहाँ पे ब्रे हो गया अब यहाँ पे। फिर इन्होंने दो जोड़े, तो BI, तो ये तो आगे खिसकता गया और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज आ रहा है। लेकिन जैसे इन्होंने तीन अमीनो एसिड जोड़े, बिग जोड़ दिया इन्होंने पूरा, BIG, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज नहीं आया, बस बीच में एक अमीनो एसिड जुड़ गया, राम हैज बिग रेड केप। तो बिग आके एक नया अमीनो एसिड आके जुड़ जाएगा इससे, इस कोडोन से। तो इस तरह से यहाँ पे दे रखा है कि जो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम। तो अगर एक या दो बेसिस को हम लगा दें, इंसर्ट कर दे या डिलीट कर दे, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देता है। और सच म्यूटेशंस को हम फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशंस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर हम, लेकिन अगर हम थ्री और मल्टीपल बेसिस को इंसर्ट या डिलीट कर दें, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अनअल्टर्ड, यानी कि वो चेंज नहीं होता। तो यही था इसमें समझने लायक, और इसमें कुछ नहीं था। बाकी हम देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है हमारा। अब टीआरएनए,
टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? अब हाँ, देखो मैं एक और बात आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हमने इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप जाके देख लेना। पार्ट 1 के बिना ये पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। मतलब समझ तो आ जाएगा, लेकिन बीच में टॉपिक अधूरे-अधूरे रह जाएँगे तो फिर क्या मतलब है? तो एक बार पार्ट 1 को भी जाके देख लेना, अपलोड हो रहा है चैनल पे। तो नाउ अगेन हम टॉपिक पे आते हैं। जो टीआरएनए है वो क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। टीआरएनए क्या होता है, इसको हम पहले हम इसको एसआरएनए भी बोलते थे। एस मतलब सॉल्युबल आरएनए, ये एक तरह से सॉल्युबल होता है आरएनए, और ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अडेप्टर की तरह काम कैसे करता है हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये टीआरएनए के पास एक लूप होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी कोडन लूप। अब कोडन तो आपने पढ़ ही लिया कि ये 3 नाइट्रोजनस बेस का जो पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडन बोलते हैं। और उस कोडन को रीड करने के लिए हमें एंटी कोडन लूप चाहिए होता है, वो टीआरएनए के पास होता है। उसमें ये क्या करता है, बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसमें, कोड के जो कोड होता है उसके, तो इसलिए हम इसको एंटी कोडन लूप बोलते हैं। और इसमें एक अमीनो एसिड एक्सेप्टेंट होता है, किसमें, टीआरएनए में। ये देखो, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो है रस्सी ऐसा दिख रहा है, इसमें ये क्या है, टीआरएनए है। इसमें ये एक एंटी कोडन लूप है, ये यूसीए, जो एजीयू कोडन का एंटी कोडन है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के जैसा सिस्टम है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है, ये अमीनो एसिड सेरिन को ला रहा है यहाँ पे बाइंड कराने के लिए। तो इसमें एक तो एंटी कोडन लूप होता है टीआरएनए में, और एक इसमें अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, इसमें अमीनो एसिड को लाता है ये। तो इस अमीनो एसिड को, ये जो कोडन है एजीयू, ये इसी अमीनो एसिड सेरिन को ही कोड करता है। तो ये सेरिन को ले आता है और ये इसमें बाइंड कराया था एंटी कोडन लूप के साथ से, हेल्प से, मतलब कोडोन से बाइंड कराया था, और ये अमीनो एसिड की चेन बन जाती है एक तरह से। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था ना। आगे बढ़ते हैं। जो टीआरएनए होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं ईच अमीनो एसिड के लिए, यानी कि जैसे हमारे 20 अमीनो एसिड है तो हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होगा। अब इनिशिएशन कैसे होता है, इस प्रोसेस का हम देखते हैं। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर कोड टीआरएनए। तो इनिशिएटर टीआरएनए होता है एक तरह से हमारा, अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडन। और जो हमारा एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो हमारे स्टॉप कोडन होते हैं, जो उआ, उग और उगा होते हैं, यहाँ मैं उआ ही लिख रहा हूँ, यूएए। तो ये हमारे जो स्टॉप कोडन होते हैं ना, इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, क्योंकि ये तो स्टॉप कोडन होते हैं। ये तो कोई अमीनो एसिड इनसे आके बाइंड करता ही नहीं है, तो टीआरएनए से क्यों ही बाइंड करेगा, तो इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का होता है वो क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं उसे हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए क्या होता है, क्लोवर लीफ मॉडल होता है हमारा। नाउ जो हमारा रियल जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना हमारा टीआरएनए का, वो कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप होता है, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है। टीआरएनए से कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल जो इन्वर्टेड एल शेप की तरह लगता है हमें। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में। इसमें पूरा ही मतलब मैंने लगभग काफी हाईलाइट कर रखा है। इसमें आप बोलोगे कि इतना सारा हाईलाइट कर दिया, फिर क्या मतलब है, लेकिन ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है एक तरह से बताया जाए तो। वैसे मैंने काफी मिनिमाइज करने की कोशिश करी इस चैप्टर को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। नाउ ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या करता है, रेफर करता है, मतलब वो क्या बताता है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की एक चेन बनाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। तो जिस सीक्वेंस में एमआरएनए में बेसिस अरेंज होंगे, जिस तरह से कोडन अरेंज होंगे, उसी के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमारा बनेगा। तो अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाय अ बॉन्ड। अमीनो एसिड जो है वो एक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये सबको पता है, तो नॉर्मल बात है, तभी तो प्रोटीन बनता है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। वो रिक्वायर करता है एनर्जी, मतलब उसको चाहिए होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। नाउ इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। सबसे पहले जो अमीनो एसिड है वो उस प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, वो एटीपी का प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। और फिर उसके बाद वो टीआरएनए से जाके लिंक हो जाता है, लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। टीआरएनए से जाके लिंक हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये हम इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी रखा है नीट में कि अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए ये किसको बोलते हैं, मतलब ये कौन सी, मतलब क्वेश्चन इस तरह से आया था कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप जो होती है, मतलब तो वो होती है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसमें अमीनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए से जाके जुड़ता है। नाउ इफ टू सच चार्ज्ड टीआरएनएस आर ब्रॉट क्लोज इनफ, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। तो जो अगर हमारे दो टीआरएनए है वो बहुत पास आ जाए तो उनमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उनके बीच में।
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक आरएनए होता है। नाउ जो हमारा क्या है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट कर देता है। नाउ सेलुलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री होती है वो सबको पता है क्या होती है, राइबोसोम होती है। सेल डिवीजन, सॉरी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है कि जो राइबोसोम है वो किसका बना होता है। तो राइबोसोम जो है वो, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए क्या होता है, आरआरएनए होते हैं एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये इन दोनों का क्या बना हुआ होता है, ये हमारा राइबोसोम बना हुआ होता है। नाउ इन इट्स इनएक्टिव स्टेट ये दो सब यूनिट में बिखरा हुआ रहता है। एक तो होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है हमारी स्मॉल सब यूनिट। तो ये दो सब यूनिट होती है। नाउ व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, दो सब यूनिट होती है तो एक स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो एमआरएनए पे एनकाउंटर करती है, मतलब उस पे अटैच होती है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो बिगिन हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट। अब जो लार्ज सब यूनिट होती है ना उसमें दो साइट होती है फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड। तो उसमें क्या होता है हमारा लार्ज सब यूनिट होता है, उसमें सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड के बाइंड करने के लिए दो साइट होती है। और वो जैसे पास आते हैं तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द राइबोसोम also acts as a catalyst 23S rRNA in bacteria in the enzyme ribozyme for the peptide bond formation। तो हमने बताया था ना कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो इसमें राइबोसोम जो होता है ना वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। राइबोसोम तो 23S rRNA जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये एंजाइम होता है राइबोजाइम। ये हमारा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में हेल्प करता है। 23S rRNA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नाउ translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon। तो ट्रांसलेशनल यूनिट जो होती है mRNA में, ये सीक्वेंस ऑफ आरएनए होती है और स्टार्ट कोडन जो होता है वही, और स्टॉप कोडन एंड में होता है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated region। जो mRNA होता है उसमें एक तो हमारा AUG वगैरह बाइंड होता है, जैसे स्टार्ट कोडन से फॉर्म का, स्टार्ट कोडन की तरह काम करता है। एक होता है हमारा स्टॉप कोडन, और हम एक हमारा होता है अनट्रांसलेटेड रीजन भी होते हैं जो बिफोर 5' एंड। जैसे ये एक 5' एंड है, मान लो कि ये एक 5' एंड है और ये हमारा 3' एंड है किसका, एमआरएनए का। तो इसमें क्या है, इसके 5' एंड के पीछे की तरफ और 3' एंड यानी स्टार्ट स्टॉप कोडन के आगे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डीप में समझा रहा हूँ मैं आपको। नाउ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन एयूजी। जो राइबोसोम होता है वो बाइंड करता है किससे, एमआरएनए से, एट द स्टार्ट कोडन एयूजी। तो ये सबको पता है कि एयूजी से बाइंड करता है सबसे पहले आके। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। जो इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस को। और जो राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम जो होता है वो फिर इलोंगेशन करता है, इलोंगेशन प्रोटीन एक लंबी चेन बनाता है। फिर ड्यूरिंग द स्टेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए। और स्टेज में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अमीनो एसिड के बने हुए जो टीआरएनए से लिंक होते हैं वो सिक्वेंशियली बाइंड करते हैं अप्रोप्रिएट कोडोन से जो उनके एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाते हैं, ये जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आता है वो, और एक एंटी कोडोन लूप को लेके आता है, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडोन के। तो ये क्या करता है, एक तरह से हमारी टीआरएनए एंटी कोडोन जो होता है कोडोन टू कोडोन मूव करता है और हमारे एमआरएनए पे, और इस तरह से चेन का फॉर्मेशन करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब एट द एंड क्या होता है, एक रिलीज फैक्टर आता है जो बाइंड करता है स्टॉप कोडोन से। एक रिलीज फैक्टर होता है वो स्टॉप कोडोन से बाइंड करता है, और इस तरह से जो हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और रिलीज हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम। और जो राइबोसोम से हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाती है, इसलिए हम राइबोसोम से निकली ना, राइबोसोम बनाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री जो होती है हमारी वो क्या होती है, राइबोसोम होती है। नाउ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है डीएनए की फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में, फिर आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन। तो इस तरह से जीन एक्सप्रेस होता है अलग अलग फॉर्म में। और ये इसको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं इस प्रोसेस को। तो इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होती है।
इसमें क्या होता है, हम रेगुलेट करते रहते हैं, जीन एक्सप्रेस करता है उस प्रोसेस को। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस को मतलब हम रेगुलेट कर सकते हैं इसमें। तो ये यूकैरियोट्स में कैसे होती है ये, इसको हम देखो यूकैरियोट में जो होता है अलग अलग लेवल पे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस में भी हम कोई गलती हो जाए तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग लेवल, जो हमारा एचएनआरएनए बनता है, और एचएनआरएनए से फिर हमारा एमआरएनए बनता है। तो ये प्रोसेसिंग जो होती है, जिसको हम स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी रेगुलेशन हम कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, जो हमारा एमआरएनए बनता है एचएनआरएनए से, उसका हम ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। और एक होता है हमारा ट्रांसलेशनल लेवल, जब हमारा ट्रांसलेशनल चल रहा है तब तो हम रेगुलेट कर ही सकते हैं, कोई गलती हो जाए तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकारियोट हमारा होता है। नाउ आगे, genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function। जो जीन्स होते हैं सेल में, वो आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी एक जीन है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में। तो एक जीन होता है हमारा, मतलब कि एक एंजाइम होता है हमारा, एक एंजाइम है जैसे, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये किस तरह से एक्ट करता है, ये सिंथेसाइज करता है पहली बात तो ई कोलाई के द्वारा। ई कोलाई के द्वारा ये सिंथेसाइज होता है। हमारा ये ई कोलाई बैक्टीरिया है मान लो, ये सिंथेसाइज करता है हमारा क्या, इससे निकलता है हमारा, ये सिंथेसाइज करता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम निकालता है ये। और ये जो काम करता है, ये क्या कैसे काम करता है, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। ये लैक अपोरन में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट हमारा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये इकोलाई से सिंथेसिस होता है, और हमारा लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। नाउ बैक्टीरिया जो होता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, और ये ग्लूकोज को क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है, क्योंकि उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना बॉडी में। तो उसलिए वो उसको उस काम में यूज करता है। नाउ जो बैक्टीरिया है, वो अगर उसमें लैक्टोज उसके आसपास नहीं है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है कि जो एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस हो रहा है, ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है उसका रिक्वायरमेंट तभी आएगी ना, तब उसका काम होगा। तो उसका काम क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना। अब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है, तो एंजाइम का काम ही क्या है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तब नहीं बनता है। तब तो क्या होता है हमारा, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट्स। ये भी क्या करते हैं, ये भी सेवरल जीन्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होता है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एम्ब्रियो से एडल्ट फॉर्मेशन होता है, वो भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, और रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स होते हैं उसमें। अब इन प्रोकैरियोट्स, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन। तो हमारा रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोट तो हमने देख लिया था, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे हमारा जो एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है उस लेवल पे, और हमारा ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या होता है, हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें सिर्फ हमारा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जो होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल जो होता है, उसी में हमारा क्या होता है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन हमारे हाथ में होता है। तभी हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। तो नाउ आगे, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद नेसेसरी प्रोटीन्स। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो गिवन प्रमोटर जो होता है, तो वो प्रोमोटर से जाके बाइंड करता है, विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो कुछ प्रोटीन की हेल्प करता है, वो अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसको कहाँ जाके अटैच होना है, उसको प्रोमोटर से जाके अटैच होना रहता है ना। तो वो कुछ प्रोटीन्स की हेल्प लेता है, जो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाके अटैच होना है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प करता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये पॉजिटिवली यानी कि एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, और नेगेटिवली यानी कि रिप्रेसर भी हो सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमारे लैक ऑपरेंड में काम आने वाले हैं। तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर सीक्वेंस को हम बोलते हैं। नाउ जो ऑपरेटर होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि ये हमारा आगे आएगा यहाँ पे, रुको। ये ऑपरेटर रीजन जो होता है ना, ये हमारे प्रोमोटर के बगल में सिचुएटेड होता है, एडजेसेंट एडजेसेंट टू द प्रमोटर।
और बहुत सारे जो केसेस होते हैं उसमें जो ऑपरेटर होता है ना वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। अभी मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं लैक ऑपरेंड समझाऊंगा तो सब पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो लैक ऑपरेंड जो है, लैक ऑपरेटर जो है, ये याद करो कि लैक ऑपरेटर जो है वो लैक ऑपरेंड में प्रेजेंट होता है। अब हम लैक ऑपरेंड पढ़ने आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये फंक्शन कैसे करता है पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो ये प्रमोटर है, इसमें क्या होता है, एक आई जीन होता है। और ये जो आई जीन होता है ना, ये इनहिबिटर का काम करता है, इनहिबिटर का काम। तो लैक लैक ओपेरॉन फंक्शन कैसे करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक फंक्शन होता है, एक ओपेरॉन होता है लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया को क्या है, ग्लूकोज चाहिए होता है अपना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए। लेकिन किसी कंडीशन में मान लो उसको ग्लूकोज ना मिलके उसको लैक्टोज मिलता है। तो लैक्टोज मिलने के केस में अपन को लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना पड़ता है। तो उसको ग्लूकोज लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लैक ओपेरॉन परफॉर्म करता है। तो जो लैक ओपेरॉन है वो फंक्शन कैसे करता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो इंड्यूसर होता है, लैक ओपेरॉन के लिए जो इंड्यूसर होता है वो कौन होता है, हमारा लैक्टोज ही होता है, क्योंकि लैक्टोज आएगा तभी लैक ओपेरॉन चलेगा, वरना तो ग्लूकोज को तोड़ के वो आराम से काम कर ही लेगा हमारा। लेकिन जब जैसे लैक्टोज आएगा तो वो लैक ओपेरॉन को स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही इसमें क्या होता है कि अ, अगर तो इंड्यूसर कौन है हमारा, इंड्यूसर कौन है हमारा, लैक्टोज है। तो अगर लैक्टोज हमारा एब्सेंट है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो आई जीन होता है इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो ये एक एमआरएनए निकालता है, ये जीन है तो एमआरएनए निकालेगा। और एमआरएनए निकाल के फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन निकालता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है। और ऑपरेटर पे जाके जैसे ही बाइंड होता है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ना, उसको रोक लेता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रोकने से क्या मतलब है कि इसमें जो फंक्शन होता है ना लैक ऑपरेंड का, वो परफॉर्म नहीं हो पाता। अब लैक ऑपरेंड का फंक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं। जब जैसे अगर प्रेजेंस होता है इंड्यूसर का, इंड्यूसर जैसे आता है, इंड्यूसर कौन है हमारा, लैक्टोज है। तो लैक्टोज जैसे हमारा मैदान में आता है ना, तो वो लैक ऑपरेंड को स्टार्ट कर देता है। तो वो कैसे स्टार्ट करता है ये हम समझते हैं। तो आईजीन का तो काम ये रिप्रेशन एमआरएनए बनाता ही है, और एमआरएनए जो होता है ये क्या बनाता है, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अब ये जो इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर कौन है हमारा, ये इंड्यूसर जो है, ये इंड्यूसर है हमारा लैक्टोज। तो ये लैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा किस पे, रिप्रेसर प्रोटीन पे। तो रिप्रेसर प्रोटीन पे जैसे ही बाइंड करता है ना, तो ये इसको इनएक्टिव कर देता है, रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है, इनएक्टिव रिप्रेसर। तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाता है ये रिप्रेसर। पहले तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो रहा था जिससे ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे रहा था, लेकिन अभी बाइंड नहीं हो पा रहा, तो मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगा इस केस में। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जेड जीन, इसमें 3 जीन होते हैं इसमें। एक तो होता है हमारा जेड जीन, एक होता है वाई जीन, होता है ए जीन। तो जेड वाई ए ये 3 जीन होते हैं। तो जेड का काम क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको निकालता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। एक होता है वाई जीन, ये करता है परमिएज निकालता है। और परमिएज का फंक्शन क्या होता है, ये लैक्टोज जो होता है ना, उसकी एंट्री को परमिएट करता है अंदर, मतलब लैक ओपरॉन के अंदर बुलाता है इसको। और एक ट्रांस एसिटाइलेज होता है, वो हमारा इसका फंक्शन दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, ये ए जीन निकालता है हमारा। तो ये याद करने पड़ेंगे कि जो जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेगा, जो वाई है वो परमिएज निकालेगा, और जो ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज निकालेगा। अब इसकी एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं। और फिर जैसे ही एक बार मैं बताता हूँ, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकला, तो ये क्या करता है, लैक्टोज जो है उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो इस तरह से हमारा लैक ओपेरेंट काम करता है, फंक्शन करता है। अब लैक ओपेरेंट की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो इसका जो फंक्शन लैक ओपेरेंट बताया था, ये किसने बताया था, जैकोब ने और मोनार्ड ने बताया था इसका फंक्शन। नाउ ये जो थे ये फर्स्ट थे जो एलुसिडेट जो जिन्होंने एलुसिडेट किया था ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को, लैक ओपेरेंट को बताया था। अब लैक ओपेरेंट में लैक जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैक्टोज को। और लैक्टोज में भी किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, एनसीईआरटी के बाहर तो वो होता है एलोलैक्टोज को। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो लैक जो है, लैक ओपेरॉन में वो लैक्टोज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लैक्टोज ही है जिसकी वजह से लैक ओपेरॉन चल रहा है। नाउ अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है हमारा, जो हमारा कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स के द्वारा रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं, एक तो होता है जेड, एक होता है वाई, और एक होता है हमारा ए। ये हमने पढ़े थे अभी स्ट्रक्चरल जीन में, ये तीन होते हैं, और एक होता है हमारा प्रमोटर। ये तीन के द्वारा इसके फंक्शन जो है वो रेगुलेटेड होते हैं, किसके, स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन। नाउ अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर टू एज ओपेरॉन। और जो इनका अरेंजमेंट होता है ना, जेड वाई ए, ये प्रमोटर, टर्मिनेटर, इन सब का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपेरॉन। और बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं, जैसे एक तो होता है हमारा लैक ओपेरॉन जिसको हमने पढ़ा, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, और मतलब जिसके हम पढ़ ही लिया, जिसको हम अब एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं उसकी। एक होता है ट्रिप ओपेरॉन, एक होता है एरा ओपेरॉन, एक होता है हिज ओपेरॉन, और एक होता है हमारा वेल एपेरॉन। ये इसको पढ़ लेना एक बार, वैसे क्वेश्चन आया नहीं इससे कभी नीट में। नाउ जो लैक ओपेरॉन है, इसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम बोलते हैं आई जीन।
ये तो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, किससे, इस ये आई जीन जो है ना, ये इंड्यूसर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसमें डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। ये आई जीन क्या होता है, हमारा इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनहिबिट करता है ना ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये, और एक होता है हमारा तीन स्ट्रक्चरल जीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ZYA। नाउ आई जीन जो होता है ना, ये कोड करता है रिप्रेसर के लिए, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ना, ये क्या करता है, हमारे ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। नाउ जो हमारा जेड जीन होता है ना, वो कोड करता है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस, यानी कि लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें, इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो जेड जीन जो है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा, जो हमारा लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा। नाउ वाई जीन जो होगा ना, वो किसके लिए कोड करेगा, परमिएज के लिए, which increases permeability of the cell to beta galactosides। beta galactosides मतलब क्या होता है, लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज का अनदर नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड्स। तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो उसको तोड़ता है। नाउ द ए जीन जो है वो ट्रांस, ए जीन जो है वो किसको कोड करता है, एनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलिस को, ट्रांस एसिटाइलिस निकालता है वो। ये तीनों जीन जो होते हैं, ये इनके प्रोडक्ट जो है, ये लैक ओपरन को के मेटाबॉलिज्म में रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इस ये तीन जब अपना सिक्रेशन निकालते हैं ना, उसी से क्या होता है, हमारा लैक ओपरन चलता है और हमारा लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज में जाके टूट जाता है। तो ये हमारा क्या था, लैक ओपरन था। अब इसमें एक चीज हमें जो हमें याद करने की है, कि जो परमेस होता है ना हमारा, रुको यहाँ पे आएगा, लैक्टोज पहले हम ये पढ़ लेते हैं। लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है किसमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। तभी तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ देगा, जिसका नाम है, लैक्टोज का नाम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड, जिसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, तोड़ देता है। तो ये स्विचिंग ऑन या ऑन ऑफ, तो ये इसको रेगुलेट करता है कि या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, लैक्टोज के प्रेजेंस पे निर्भर करता है ये चीज। तो इस टर्म एज इंड्यूसर, तो इसलिए हम लैक्टोज को क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज जो है प्रोवाइड होता है ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया में। मतलब कि ग्लूकोज की एब्सेंस में हम लैक्टोज को ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं, किसको, बैक्टीरिया को। लैक्टोज जो है इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। जो लैक्टोज है वो सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। और हमें एक चीज याद करने की है, कि जो, कि रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। इसका मतलब क्या है, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। मतलब कि जो लैक ओपेरॉन है ना, वो थोड़ा बहुत तो चले रहना ही चाहिए, मतलब कि उसमें, अगर वो चलेगा नहीं, तो उसमें वाई जीन जो है वो परमियस का सिक्रेशन नहीं करेगी। और अगर परमियस का सिक्रेशन होगा ही नहीं, तो हमारा जो लैक्टोज है वो अंदर कैसे आएगा। तो थोड़ा बहुत लैक ओपेरॉन हमेशा चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा परमेज भी निकलेगा और परमेज हमारे लैक्टोज को अंदर आने के लिए परमिशन देगा, वरना लैक्टोज अंदर आएगा ही नहीं और लैक ओपेरॉन चलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। नाउ द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। जो रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन है, रुको, तो आई जीन जो है वो हमारा रिप्रेसर को हमेशा ऑल द टाइम निकालता रहता है, रिप्रेसर प्रोटीन को, जो हमारा ऑपरेटर में बाइंड हो जाता है अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट ना हो तो। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ये पढ़ लेना, हमने बता ही दिया है चीज तो आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। द रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और हमारा किससे इंटरेक्ट होके, इंड्यूसर से इंटरेक्ट होके, जिससे हमारा ऑपरेटर पे जाके वो बाइंड नहीं करता और हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर। इससे हमारा आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे एक्सेस मिल जाता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसीड कर जाता है आगे। ये प्रोसीजर चलती रहती है। और रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट आया और उसने एंजाइम सिंथेसिस को रेगुलेट किया, क्योंकि हमारे एंजाइम निकले थे ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वगैरह, ये सब एंजाइम निकले थे किससे, सबस्ट्रेट के आने से। नाउ ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैक ऑपरेंट। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको तो डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेगा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। ग्लूकोज के लिए ही तो काम हो रहा है। हम लैक्टोज को तोड़ ही किस लिए रहे हैं, ग्लूकोज के लिए रहे हैं। तो लैक्टोज होगा ना तभी इंड्यूस करेगा लैक ऑपरेंट को चलने के लिए, ग्लूकोज को तो डायरेक्टली यूज कर लेगा, तो लैक ऑपरेंट को चलाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। जो रेगुलेशन होता है लैक ऑपरेंट का रिप्रेसर के द्वारा, रिप्रेसर क्या होता है हमारा, ये आई जीन से जो हमारा प्रोटीन निकलता है, आई सॉरी, ये जो हमारा आई जीन से हमारा, रुको वेट,
आई जीन से हमारा जो रिप्रेशन निकलता है, ये क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन की तरह काम करता है। मतलब कि ये नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि लैक्टोज को स्टार्ट होने नहीं देता। तब लैक्टोज आता है ना, तो उससे बाइंड होता है, तब स्टार्ट होता है। तो एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, जो कि लैक ओपरन को स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन है, वो हायर क्लासेस में पढ़ने की चीज है। तो यहाँ तक हमारी क्लास खत्म करता हूँ मैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट होने वाला है उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बता देना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।